हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये हमारी वसंत बुक का चैप्टर है नीलकंठ। लिखित है महादेवी वर्मा जी द्वारा। ये गद्य की रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। रेखा चित्र मतलब कोई चीज हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत की जाए कि एक एक घटना एकदम बारीकी से बताई जाती है कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, किस तरीके से क्या चीजें, अगर किसी को मारा तो हाथ की कितनी उंगलियां उसके छप गई, ये सारी चीजों का विस्तृत वर्णन जब करते हैं, यानी कि हमारे सामने हर एक चीज का रेखा चित्र खींचते चलते हैं कि ये घटना ऐसे घटी, ये चीज ऐसे घटी, सारी चीजें हमारे सामने जैसे लगता है कि पूरा डिटेलिंग में बताई जा रही है, तो वो हमारा क्या होता है, रेखा चित्र। तो महादेवी वर्मा जी ने जो ये हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उनके पास मोर आए। कैसे आए मोर, वो किस तरीके से उनके पास रहे, किस तरीके से उनका देहावसान हो गया, सारा चीजें, उनकी मृत्यु कैसे हुई, सारा इस चैप्टर में हमें महादेवी वर्मा जी ने बताया है। साथ ही हमको जो है, हम आपको बता दें, महादेवी वर्मा जी को बहुत ही अधिक जानवरों से, पशु पक्षियों से प्रेम था। तो उनके पास बहुत ही तरह तरीके के जानवर रहे। इवन गिलहरी थी, आपकी गिल्लू कहानी भी आप आगे चलकर पढ़ोगे। उनकी एक हिरनी थी सोना, उसके बारे में भी जब आप आगे क्लासेस में आएंगे तो आप उनकी भी स्टोरीज पढ़ेंगे कि उनकी कैसे कैसे उनके पास में जो है एक कुत्ता था। सब चीजें आपको आगे आगे उनकी रचनाओं में हमको देखने को मिलेगी। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनके द्वारा किस तरीके से उनको मोर मिले, मोर का जोड़ा मिला, कैसे उनके पास रहा और कैसे उसकी मृत्यु हो गई, ये सभी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दे दिया। मतलब वो हमेशा वहां से पशु पक्षी खरीदती थी। तो एक अतिथि उनके आए थे, उसको स्टेशन छोड़ के वो वापस लौट रही थी, तो फिर उस दुकान की तरफ चल दी जहां पर पशु पक्षी मिलते थे। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। यानी कि जैसे ही हम पहुंचने वाले थे उससे पहले ही ड्राइवर को बड़े मियाँ ने रोक दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। इससे पहले महादेवी वर्मा जी कोई प्रश्न पूछती, उससे पहले ही बड़े मियाँ ने बोलना शुरू कर दिया। क्या कहा? सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। यानी कि आप जब लास्ट टाइम आई थी तो आपने मुझसे मोरों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया। यानी कि शंकरगढ़ एक जगह का नाम है, वहां से एक चिड़ी मार, यानी चिड़ियों को पकड़ने वाला जो है वो 2 मोर के बच्चों को पकड़ के लाया है। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें। मतलब एक मोर है और एक मोरनी अगर हो तो आप इनको ले जाइए और पाल लीजिए। मोर के पंजों से दवा बनती है। उन्होंने बताया कि मोर के जो पंजे होते हैं, यानी कि उनके जो जिससे वो बैठते हैं, उनसे जो है दवाएं बनती हैं। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। मतलब जो लोग मोर को काट के मार के उसके पंजे ले लें और उनसे दवा बना ले, ऐसे लोग उसको खरीदने के लिए आ रहे थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, अर्थात मैं कैसे इतने अच्छे जो पक्षी को जो है दे देता कि हाँ भैया ले जाओ, मारो, इनके पंजों को जो है तुम दवा बना लो। तो मेरी इच्छा नहीं हुई तो मैंने उनको नहीं बेचा। ऐसे लोगों को मारने के लिए ऐसी ही मासूम चिड़ियों को कैसे दे देता, मैं किसी को कैसे दे देता कि लो भैया ले जाओ और मारो। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। मैंने उनको टालने के लिए बोल दिया कि हमारे एक ग्राहक है गुरुजी, उन्होंने हमसे मोर मंगवाए थे। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, मतलब लोग लाओ और मारो, ये धंधा ही बहुत खराब है, हमें ऐसा धंधा नहीं करना चाहिए। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। मतलब बड़े मियाँ बोले जा रहे थे, जो लाइन बोली गई इसका क्या मतलब था, निश्चित स्टेशन नहीं, मतलब वो बराबर बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, बीच में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुनने वाला थक कर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता था कि जब सुनने वाला थक जाता था तो उनको खुद ही बोलता था कि भैया रुक जाओ, तो यानी कि उसी वहीं पर वो रुकते थे, वरना कहीं ना रुके वो। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछ लिया। मैं ये बात जानती थी कि जब तक मैं नहीं रोकूंगी वो चुप नहीं होंगे, इसलिए मैंने उनको बीच में ही रोककर पूछ लिया। मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत के अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची। यानी कि उन्होंने तुरंत इशारे से कहा उस तरफ, तो अनुसरण करते हुए मतलब हाथ की उंगली का इशारा करते हुए जैसे मैंने उनके इशारे की तरफ देखा तो वहां पर एक तार का पिंजरा था, उसमें 2 पक्षी थे।
पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब वो इतना छोटा था कि बच्चे जैसे लग रहा था कि वो एक चित्र है, वो एकदम उसके अंदर धसे एकदम सिकुड़े से बैठे हुए थे। वो इतना छोटा पिंजरा था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। मतलब मैं देख रही थी और इधर बड़े मियाँ बोलते ही जा रहे थे। मतलब मैं उन पक्षियों को देख रही थी और बड़े मियाँ बराबर बोलते जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। उन्होंने बोला कि इसको मैंने 30 रुपए में खरीदा है। 12 कहा, भाई जरा सोच तो। मतलब हमने उससे बोला 12 कहा तो उसने बोला सोच तो, अभी इस मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला है। मतलब मैंने बोला कि तुम मुझे 12 के दे दो, अभी इन दोनों में कोई मोर की खासियत तो है नहीं, इतने में दे दो। लेकिन वो ना माना। पर वह मंजूरी क्यों सुनने वाला, मतलब वो क्यों सुनता, उसने नहीं सुनी। आपका ख्याल करके अचता पछता कर देना ही पड़ा। फिर मैंने सोचा गुरुजी ने मंगाया है, इसलिए मैंने उसको 30 रुपए दे ही दिए। अब आप जो मुनासिब समझे, अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो उठा। कहने का मतलब है 30 उन्होंने चिड़ी मार के नाम के दे दिए और 5 बड़े मियाँ के दे दिए, यानी टोटल 35 रुपए में उन्होंने वो दोनों मोर खरीद लिए। और जब वो पिंजरा लाकर सामने रखा गया तो वो थोड़े हिलने लगे, तो लगा कि हाँ ये जीवित हैं। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव है और उड़ने योग्य हो गया है। मतलब दोनों छटपटा रहे थे, जैसे लग रहा था हाँ ये दोनों जिंदा हैं, अब पिंजरा ही जो है उड़ने वाला है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। मतलब अभी उनमें मोर जैसी कोई बात नहीं थी। मोर जब छोटे रहते तो उनकी थोड़ी ना उनके ऐसे इतने सुंदर पर निकल आते हैं, सब हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो छोटे से बहुत ही जैसे लगता है कोई तीतर बटेर जैसे जंगली पक्षी होते हैं उस तरीके से लगते हैं देखने में। तो जब वो लेके आई तो सब लोग घर वाले बोलने लगे ये तीतर है, तुमको मोर कहकर ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। मतलब वो पहले भी कई बार ठगी जा चुकी थी पशु पक्षी के नाम पे, तो इस बात से वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरखाप के पर लगे होते हैं तो पक्षी ही। तो मतलब क्या मोर होते हैं तो क्या उसके पास मोर सोने के पंख लगे होंगे, वो भी तो पक्षी ही है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। मुझे चिढ़ा दिया गया था कि तुम ठगी गई हो, इसलिए मैं उनके लिए ज्यादा संवेदनशील हो गई। किसके लिए? पक्षियों के लिए। तो उनकी ज्यादा देखभाल करने लगी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। मतलब जो उनका स्टडी रूम था उसमें इन्होंने दोनों पिंजरे रख के दरवाजे खोल दिए। एक कटोरी में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां बना के रखी और एक में पानी वहां पर रख दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मारो खो गए। मतलब वो जैसे ही निकले, इतनी खुली जगह, इतने दिन से पिंजरे में बनते, खुली जगह मिली तो वो दोनों कहीं जाकर एकदम से छिप गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अब वो जगह ढूंढ रहे थे कहाँ पे, भाई वो भी डरे हुए थे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। मतलब जब सब उन्होंने अपनी जगह ढूंढ ली तो एंड में कहाँ जाकर वो रुके, जो उनकी रद्दी कागज की टोकरी थी उसमें उन्होंने अपना घर बना लिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते। मतलब दिन में वो कहीं पर भी रहते थे, मतलब कमरे में कहीं भी, कभी अलमारी के पीछे, बेड के नीचे, कहीं पर भी रहते थे, मेज के नीचे। लेकिन रात में क्या होता था, वो अपनी रात रद्दी की टोकरी में ही बिताते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अवाभिर्भूत हो जाते। क्या होता, जब वो पता चल गया कि अब यहाँ पे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, अब मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे कोई खतरा नहीं है, तो वो कभी भी, कभी मेज के ऊपर, कभी उनके सर पे, कभी कुर्सी पे, हमेशा सामने आने लगे। पहले छुप के रहते थे,
अब वो लोग सामने आके रहने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। क्या होता था कि खिड़कियां जाले में लगी थी, खिड़कियां खोली, लेकिन दरवाजा अगर खोल देते ये लोग बाहर निकल जाते। तो उनके पास और भी जानवर थे, तो उनसे खतरा था कि कहीं उनको मार ना दे। खुला रहने पर चित्रा यानी मेरी बिल्ली, उनकी बिल्ली भी थी एक जिसका नाम था चित्रा, इन नवांगतों का पता लगा सकती थी, और तब उनके शोध का क्या परिणाम होता है यह अनुमान करना भी कठिन नहीं है। मतलब अगर दरवाजा खुला रहता तो चित्रा इनका पता लगा लेती, और फिर मैं इन पक्षियों का पता लगाना मेरे लिए कोई परिणाम नहीं होता, अर्थात वो बिल्ली जो है इन लोगों को मार के खा जाती। मैं ढूंढती भी तो वो कहाँ होते, वो तो मर चुके होते, मैं ये चीज समझ जाती। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण करती थी, परंतु यहां तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। क्या था, चित्रा हमेशा जो है वो चूहों पर भी अटैक करती थी, लेकिन यहाँ तो दो पक्षी थे और वो भी परिचित नहीं थे, तो उन पर भी अधिकार जमाने की चेष्टा थी, यानी कि अधिकार जमाने की चेष्टा में वो उनको मार भी सकती थी। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उनकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी जारी के लिए असह्य हो जाती। मतलब मांजरी के मतलब बिल्ली का मतलब है। तो अगर ये क्या होता कि मेरी अनुपस्थिति में दरवाजा खुला रह जाता और ये दोनों मेज के ऊपर प्रकट हो जाते, तो चित्रा आती तो उन्हें लगता कि ये कौन आ गया, तो वो क्या करती, वो इन दोनों के ऊपर आक्रमण कर देती। ये उसको बिल्कुल भी जो है मंजूर नहीं था कि मेरी मेज कुर्सी पर उसके अलावा कोई और आए। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। अब क्या हुआ, उनका कमरा एकदम चिड़ियाघर की तरह लगने लगा था। हमेशा जब भी देखो वहां भाई वो गंदगी भी फैलाते थे, तो उन्होंने क्या किया, फिर उनका एक बड़ा सा जीव जंतुओं का पिंजरा था, उन्होंने उन दोनों मोरों को निकाल के उस पिंजरे के अंदर डाल दिया। दोनों नवागंतुकों ने पहले तो रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। मतलब वो दोनों जब उस पिंजरे के अंदर गए तो वहां जितने जीव जंतु थे उनके लिए वैसा ही कौतूहल, मतलब जागरूकता का कारण था। जैसे घर में कोई नववधु आ जाए तो उसके बारे में सब लोग जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, उसको देखने के लिए इच्छुक रहते हैं, वैसे ही सारे पशु पक्षी उन मोर के दोनों बच्चों के लिए जानने के लिए इच्छुक थे। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। कबूतर थे, उनका क्या नाम था, लक्का। वो दोनों जो है नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगे। मोर जब गए तो कबूतर क्या, उनके चारों ओर घूमने लगे और गुटरगू करने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे, और उनके जो खरगोश थे वो लाइन से बैठ के उन लोग को देखने, निरीक्षण करने लगे कि ये कैसे हैं। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद भी मचाने लगे। मतलब कुछ लाइन से बैठे थे और कुछ उनके चारों तरफ उछल कूद करने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। तोते क्या थे, एक आंख बंद करके बहुत ध्यान से देख रहे थे आखिर ये कैसे हैं। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। जिस दिन वो दोनों पक्षी मैंने अंदर किए थे उस दिन क्या हुआ, वो चिड़ियाघर के अंदर हमारे भूचाल आ गया था। सब ही इधर से उधर उन मोर के बच्चों को निरीक्षण कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली बनने का होता है। तो अब क्या हुआ, दोनों मोर थे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब ये बड़े होने लगे तो जैसे इल्ली से तितली बनते, इल्ली कैसी रहती है, बेरंग सी, तो वो क्या हुआ, वो जो है अब बिल्कुल रंग बिरंगे से होने लगे, बहुत सुंदर से होने लगे। कि वो पहले बेकार से एकदम भूरे रंग के थे, अब उनमें रंग आने लगे थे और बहुत ही सुंदर लगने लगे थे। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। अब जैसे ये जो कलगी होती है ना, ये वाली, ये जो कलगी होती है, ये सघन और रंगीन यानी घनी और रंगीन होने और चमकीली होने लगी। चोंच अधि बंकिम और पैनी हो गई। मतलब चोंच जो थी, बंकिम मतलब चमकदार, और पैनी होने लगी यानी नुकीली होने लगी। गोल आंखों में इंद्रनी भी नीलाभ दुती झलकने लगी, यानी कि जो आंखें थी वो भी नीली नीली और चमकीली सी चमक आने लगी। द्युति मतलब चमक जिसको बोलते हैं, वो आने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में
धूप छावी तरंगे उठने लगी, यानी कि जो उनकी गर्दन होती है उसमें कहीं चमक कहीं नहीं रहती। धूप छाव का मतलब जहां पे चमक है वो धूप है, जहां पर चमक नहीं है वो छाव है। तो वो जो गर्दन है वो बहुत ही पतली और लंबी होने लगी और उनकी गर्दन जो है चमकीली भी होने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा, यानी कि जो इनके पंख थे वो बहुत ही चमकदार सलेटी रंग के होने लगे। पूंछ लंबी और उनके पंखों में चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे। इंद्रधनुषी में रंग बिरंगे पंख होते हैं ना, तो रंग बिरंगे पंख होने लगे। रंग हरित पैरों की गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया, यानी कि जो जमीन थी उनके पैरों की धुती यानी पर चलने के तरीके जो होते थे, गर्वीली गति, चलते कैसे गर्दन उठा उठा कैसे चलते हैं ना, जैसे लगता है गर्भ में कोई आदमी चल रहा है, कमंड के साथ चल रहा है। तो उनकी जो गति थी वो कैसी होती थी, बड़ी गर्वीली सी रहती थी और देखने में बड़े अच्छे लगते थे। उनका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता था। मतलब उनकी हर जितनी भी भाव भंगिमा थी उसमें एक ना एक हुनर के साथ हो रहा था। मतलब उसको देखो तो बड़ा अच्छा लगता था, कैसे छोटे छोटे से हम लेके आए थे और बड़े हो गए थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। गति का चित्र भी आंका जा सकता है, मतलब वो जिस तरीके से धीरे धीरे सारा काम कर रहे थे उसको देखना बड़ा अच्छा लगता था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छावी गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की शाम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि में वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। देखिए, मोर तो होता है रंग बिरंगा, ठीक है, मोर रंग बिरंगा, उसके पंख भी बहुत रंग बिरंगे होते हैं, सब होता है, लेकिन मोरनी के नहीं होते। मोरनी सिंपल रहती है, उसके पंख भी रंग बिरंगे नहीं होते और वो इतनी रंग बिरंगी नहीं होती। तो उसके अंदर भी बदलाव हुए, लेकिन उतने नहीं जितने सुंदर मोर होता है उतनी सुंदर मोरनी नहीं होती है। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। तो मोर का क्या नाम रखा गया था? नीलकंठ, और मोरनी का नाम राधा रखा गया। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। यानी कि नीलकंठ ने क्या कर दिया, जितने भी जीव जंतु थे पिंजरे के अंदर उन सब का संरक्षक और सेनापति बन गया। मतलब उसके हिसाब से सारे काम होने लगे थे। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता। सबको एकत्र करके दाने की जगह ले जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपनी तीखी चंचू प्रहार से उसे दंड देता था। यानी किसी ने अगर गड़बड़ की तो अपनी चोंच जो है उसको चुभा देता था और उसको पनिशमेंट देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। मतलब जो खरगोश के छोटे बच्चे उनके कान पकड़ के उनको ऊपर उठा लेता था और जब तक वे अंतर क्रंदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। मतलब जब तक वो जोर जोर से चिल्लाने नहीं लगते उनको बीच में ही लटकाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों के कण भेद संस्कार हो जाते थे। मतलब उसकी पैनी चोंच से क्या होता था, एकदम पैनी चोंच थी ना, उससे कण भेद यानी कि कान छिद जाते थे, उसके कण भेदन यानी कि कान का छेदन हो जा संस्कार हो जाता था। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। इतना होने के बाद फिर क्या होता था, खरगोश कभी उन्हें दोबारा गुस्सा होने का मौका नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। मतलब जिस तरीके से वो दंड देता था उसी तरह इन जीव जंतुओं को उतना ही वो प्यार भी करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता था। हमेशा क्या करता था, मिट्टी में अपने पंख फैला के बैठ जाता था और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुअल का खेल करते थे, छुपा छुपाई का खेल करते थे उसके पंख में। जीव जब भाई वो बहुत बड़ा था तो छोटे छोटे बच्चे खरगोश के, कबूतर के, सब उसके पंखों में जो है छिप जाते, निकल आते, ये सारा खेल चलता था। ऐसी किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। एक दिन क्या हुआ, एक सांप उस पिंजरे के अंदर पहुंच गया। सब जीव जंतु भाग भाग कर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। मतलब सारे जीव जंतु चले गए लेकिन एक छोटा सा खरगोश का बच्चा उस सांप की पकड़ में आ गया था।
निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई देता। मतलब सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया, आधा उसको निकल लिया और आधा जो बाहर था उससे चींची की आवाज आ रही थी, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थी कि वो आकर्षित, उस चींची की आवाज से कोई आकर्षित होकर उसको बचाने के लिए जाता भी। वो बहुत धीमा स्वर था। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। मगर उस चींची के धीमे स्वर को भी नीलकंठ ने ऊपर बैठे झूले में सुन लिया और वो तुरंत अपने पंख समेटकर नीचे आ गया सर से, एक ही झटके में। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने समझ लिया कि अगर हम फन पे चोट मारेंगे तो आधा उसके मुंह के अंदर खरगोश है, तो अगर फन पे चोट मारता तो खरगोश भी घायल हो सकता था। ये चीज नीलकंठ ने समझ ली थी। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, मतलब उसके फन जो थे वहां से पहले पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। मतलब पहले उसके फन को दबा दिया और उसके बाकी शरीर पर चोंच से खूब सारे वार किए, जिससे वो सांप एकदम अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा। मुंह से तो निकल आया मगर उसके अंदर जान नहीं थी। वो बिल्कुल निश्चेता, बिल्कुल बेकार सा हो गया, उसको चोट लग चुकी थी, वो वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असमान घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। मतलब राधा ने कोई सहायता तो नहीं करी, लेकिन उसने अपनी आवाज से जो है वो सबको बता दिया कि यहां पर कुछ घटित हो रहा है। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। सबसे पहले माली पहुंचा, फिर बाद में ये लोग पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया। यानी कि पहले उसने सांप को 2 टुकड़ों में बांट दिया, फिर वो उस खरगोश के बच्चे के पास गया। रात भर उसे पंखों के नीचे रखे ऊष्मा देता रहा। रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखकर गर्माहट देता रहा कि वो सही हो जाए। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ गया। तो भगवान कार्तिकेय हैं, शिव जी के पुत्र कार्तिक और गणेश जी है ना, तो कार्तिकेय जी का वाहन क्या है, मोर है। तो अब समझ में आया कि कार्तिकेय जी ने अपने वाहन के रूप में मोर को क्यों चुना। ये सारे प्रकरण देखकर हमें समझ में आया। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, मतलब वो बहुत कला को पसंद करता है और वीर भी है। हिंसक मात्र नहीं है, मतलब वो हिंसक, आप उस पर अटैक करोगे तो वो करे। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जिसका जीवन ही क्रूर क्रम है। मतलब बाज और चील क्या होते हैं, वो क्रूर पक्षी हैं, लेकिन मोर क्रूर नहीं है, मगर आप उसको परेशान करोगे तो वो आपको तकलीफ जरूर देता है। नीलकंठ ने उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका नाम, उसका मानवीयकरण भी हो गया था। मतलब उसकी जो जाति की विशेषताएं थी वो तो था ही, लेकिन उसके अंदर जो भावनाएं आई थी दूसरों के लिए, जैसे मानवों में भावनाएं होती हैं, वैसे उसके अंदर वो भावनाएं भी आ चुकी थी नीलकंठ के अंदर। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। वर्षा ऋतु में, यानी कि मोर सबसे ज्यादा वर्षाकार, मतलब ऐसे ऊपर उठा लेता था, ऐसे करके उठा के नाचता है ना मोर, तो मंडलाकार ऐसे करके बन जाता है। नाचता था तो वो उसके नाच में एकदम सुर, लय, ताल सब कुछ होता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। मतलब उसका नाच जो होता था वो देखने लायक होता था, वो इतना सुंदर नृत्य करता था वर्षा ऋतु में। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, राधा नहीं नाचती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद होता था। मतलब जब वो साथ मिलाती थी, नीलकंठ का साथ देती थी नाच में, तो हमेशा उसका नाच भी उसकी लय के साथ ही चलता था। जैसे वो लय चलाता था वैसे लय चलता था, मगर उतनी सुंदर नाच वो नहीं कर पाती थी। वह नित्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श करती दाहिनी ओर। मतलब दाएं आती थी, दाएं से बाएं और बाएं से ऐसे करके आगे पीछे। मतलब नीलकंठ ऐसे करा है तो वो ऐसे करके पंख को छूते हुए इधर निकल जाती थी, फिर इधर खजड़ हो गए ऐसे करके ऐसे निकल जाती थी।
इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने जैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है। नीलकंठ जान गया कि महादेवी वर्मा जी को उसका नृत्य बहुत अच्छा लगता है। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों की सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। मतलब उसको ये पता चल गया था कि महादेवी वर्मा जी को उसका नाचना बहुत अच्छा लगा। तो एक दिन जब उस जाली घर के पास वो पहुंची जहां पर वो रहता था, वो तुरंत सर्र से झूले से नीचे आया और तुरंत नाचने की भंगिमा में होकर वो नाचने लगा। और ये अब रोज की बात बन गई। जैसे महादेवी वर्मा वहां जाती, वो तुरंत ही नाचना शुरू कर देता था। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता। मतलब महादेवी वर्मा के साथ अक्सर क्या होता था, कोई ना कोई देशी विदेशी उनका जो है अतिथि भी पहुंचता था। कोई इसी देश का होता था, कोई प्रदेश का होता था। और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था और समझता, जब मैं पहुंचती थी तो नीलकंठ क्या करता था, नाचने लगता था। तो वो सब अतिथि समझते थे कि हम आए हैं इसलिए वो नाच रहा है, और देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि भी दे डाली थी। तो कई विदेशी महिलाएं जो आती थी सब उसको बोलते थे ये परफेक्ट जेंटलमैन है, ये एक लेडीज के आते ही इतना सुंदर डांस करने लगता है। जिस नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषदंत को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। तो मतलब जिस पैनी चोट से उसने सांप को दो टुकड़ों में बांट दिया था, वो उसी चोट से महादेवी वर्मा जी की हथेली में रखे हुए दाने उठाता था, मगर बहुत कोमलता से, कभी उनको चोट नहीं आई। लगता था, कभी हंसी भी आती थी कि ये इतनी पैनी चोट से इतना भयंकर काम कर सकता है और दाने भी कितनी कोमलता से उठाता है। तो कभी हंसी भी आती थी और कभी बहुत आश्चर्य भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मतलब फलों से लदे वृक्षों से कहीं अच्छे उसे फूलों और पत्तों वाले वृक्ष ज्यादा अच्छे लगते थे नीलकंठ को। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, यानी वसंत का मौसम आते आम के पेड़ों में जब बौर आ जाती थी, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। अशोक के पेड़ जो होते हैं, जब नए पत्ते निकलते हैं तो वो लाल लाल होते हैं। तो अशोक के पेड़ क्या होते थे, वो नए पत्ते आ जाते थे। तब जाली घर में वह इतना अधीर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। तो उस समय वो जाली घर में नहीं रहता था, बहुत बेचैन हो जाता था, तब उसे पिंजरे से बाहर छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। जाहिर सी बात है, मोर की प्रिय ऋतु वर्षा ही होती है, तो दोनों की प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वह हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। मतलब आसमान में बादल बाद में छाए, लेकिन उससे पहले ही वो बादलों की आहट को पा लेते थे दोनों। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मतलब जैसे ही उन्हें लगता था कि अब बादल आने वाले, आने से पहले ही और ये बोलना शुरू कर देते थे, यानी कि वो बूंदों का स्वागत कर रहे थे। उनकी केका यानी उनकी आवाज, मोर की आवाज को क्या बोलते हैं, केका बोलते हैं। तो वो आवाज उन बूंदों का स्वागत कर रही थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उनके तन्मय नृत्य का आरंभ हो जाता था। मतलब जैसे ही मेघ आते और उनका नाचना दोनों का शुरू हो जाता था। और फिर मेघ जितना अधिक गरजते, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों में की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंदतर होता चला जाता। तो क्या होता, जैसे जैसे बारिश तेज बढ़ती, वो उतना अच्छा नाचने लगता और तेज नाचने लगता, और उसकी आवाज जो थी वो धीरे धीरे हो जाती थी। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। मतलब दोनों पैरों पे वो पंख फैला देता था और अपने पंख सुखाने लगता था जब वर्षा रुक जाती थी। कभी कभी वो दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते थे। पंखों का पानी भी वो कभी एक दूसरों के पंखों से पी लिया करते थे। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। मतलब ये दोनों के प्यार के बीच में एक बेमेल का आ जाना,
जिसने आकर इन दोनों की कहानी खत्म कर दी। ये बहुत ही दुख में मतलब दुख भरी कहानी है, वो बताने जा रही है। एक बहुत ही बुरी दुखमय कहानी जो इन दोनों के बीच के साथ प्रकट हुई थी। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, मतलब किसी काम से वो वहीं जा रही थी जहां से इन दोनों को लाई थी, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार रोक ली। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। मतलब उन्होंने कहा कि अब मैं किसी पिंजरे की तरफ नहीं देखूं, मैं कुछ नहीं लूंगी। तो उन्होंने उनकी दाढ़ी और ऐनक की तरफ अपना केंद्र बनाया, वो उन्हीं के चेहरे की तरफ देखने लगी, बड़े मियाँ की। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी, वो उसको अनदेखा ना कर सकी, और वो बिल्कुल ही किसके समान थी? राधा के समान थी। उसके मूंज में बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। मतलब उसके पैर की जो उंगलियां थी वो पूरी तरह टूट चुकी थी और वो खड़ी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, मतलब भाषण में मतलब वो बोलना शुरू कर चुके थे। क्या बोलते हैं? देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। मतलब अगर आप ना आई होती तो मैं चिड़ी मार को ही वापस कर देता, लेकिन इस अधमरी मोरनी को मैं आपको भी ले जाने के लिए कैसे कहूँ। मैं मतलब भाई बेकार पक्षी जीव जंतु तो हम लोग कभी अपने घर में लाएंगे नहीं, कोई क्यों खरीदेगा। तो इसीलिए वो भी ऐसे बोलने लगा। सारांश यह था कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। क्या हुआ? 7 रुपए दिए और वो मोरनी लेकर घर आ गई। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। फिर अपने स्टडी रूम में उन्होंने उसको रख दिया, क्योंकि वो पक्षी घायल था। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। मतलब 1 महीने उन्होंने अपने पास रखा और वो अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। मतलब उंगलियां उसकी सही नहीं हो पाई, लेकिन वो अपने पंजों के बल डगमगाते हुए चल लेती थी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया। जब वो चलने लगी तो उसे उसी जाली घर में पहुंचाया गया जहां नीलकंठ और राधा रहते थे, और नाम रखा गया कुब्जा। नाम क्या रखा गया? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, मतलब वो स्वभाव के हिसाब से ही कुब्जा प्रभावित हुई। पहले नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, इसके आने से पहले। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। जैसे ही राधा और नीलकंठ को साथ देती, वो तुरंत ही उनको मारने के लिए दौड़ पड़ती थी। चोट से मार मार के उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कुब्जा ने क्या किया था? राधा को बहुत घायल मारा और उसके पंख और उसकी कलगी को तोड़ डाला था। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता और वह उसके साथ रहना चाहती थी। मुश्किल यह था कि नीलकंठ कुब्जा के पास नहीं जाना चाहता था, और कुब्जा क्या थी? वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देती थी। यानी कुब्जा ने किसी भी जीव जंतु, वहां पे बहुत सारे पशु पक्षी थे, किसी से भी उसने दोस्ती नहीं करी, और ना ही वो किसी और जीव जंतु को नीलकंठ के पास जाने देती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। मतलब अब इस बीच में राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों से छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार के राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। मतलब जैसे ही पता चला कि राधा ने 2 अंडे दिए हैं, उसने पहले चोंच मार मार के राधा को अलग कर दिया और फिर उन अंडों को भी फोड़ दिया और सारे अंडों को उसको चारों तरफ उसने छितरा दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो चुका था। मतलब अब अंडे तो उसके भी थे, नीलकंठ के भी थे, तो मतलब इतनी लड़ाई झगड़े और राधा की दूरी से नीलकंठ अब बहुत उदास हो चुका था।
कई बार वह जाली के घर से भाग निकला था। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मतलब वो पिंजरे से भाग जाया करता था और वो कहीं ना कहीं छिप जाया करता था। किससे? कुब्जा के डर से, क्योंकि कुब्जा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और राधा को पसंद करता था। राधा के पास जाता था तो कुब्जा राधा को मार देती थी, तो इसलिए वो हमेशा जाली घर से भागने के प्रयास में रहता था। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों का मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था। मतलब अभी भी वो मंडलाकार बनाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। मतलब वो पहली जैसा उतना प्रसन्न नहीं रहता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती थी कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। उनका कहने का मतलब है, मेरे को इतना अनुभव नहीं था कि बातें इतनी बिगड़ेंगी। मैं सोच रही थी कुछ दिन में ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इस चीज का इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं हो पाया। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके ने उठने का संदेश नहीं दिया। तो क्या हुआ, एक दिन देखा तो नीलकंठ वैसे ही बैठा था जैसे वो एक दिन खरगोश का बच्चा जो है दब गया था सांप के मुंह के नीचे, तो सारी रात उसको पंख फैला के बैठाया हुआ था, उसी तरह बैठा था। महादेवी वर्मा गई, उन्होंने बहुत बार पुकारा मगर वो उठकर नहीं आया। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्या हुआ था? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिला। वो क्यों मरा ये हम अभी तक नहीं जानते। ना कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों में स्तब्ध मतलब धब्बे जैसे, कहते मोर मरने लगता है तो उसके पंखों पे धब्बे पड़ने लगते, बेरंग होने लगता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शरीर पर किसी चोट का चिन्ह नहीं मिला, मतलब उसके शरीर पर कोई चोट भी नहीं थी। मैं अपने शाल से लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रभावित किया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं में बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो गया। मतलब उन्होंने एक अपने शॉल में उसको लपेटा और लपेट के ले जाकर संगम में प्रभावित करने के लिए ले गई। जब उसे प्रभावित करने लगी तो पानी के अंदर उसके पंख ऐसे प्रतिबिंबित होते हैं कि गंगा भी जो है अब वो रंग बिरंगी हो गई है। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन तक कोने में बैठी रही। नीलकंठ जब नहीं रहा तो राधा कई दिन तक एक कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव में द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। कई बार वो गया था और वापस आ जाता था, इसलिए वो सोच रही थी इस बार गया है फिर वापस आ जाएगा। इसी चाह में वो द्वार पर यानी दरवाजे पर दृष्टि लगाए रहती थी कि वो आने वाला है। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी और इधर कुब्जा ने खूब जोर चल्लाहट से उसने नीलकंठ की खोज आरंभ कर दी। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती। मतलब जब कैसे खोज उसने करी, जैसे जाली का दरवाजा खुलता वो बाहर निकल आती। आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली यानी अल्सेशियन कुत्तिया ने उनकी यानी कि उनकी एक डॉगी थी अल्सेशियन जो जिसका नाम था कजली। एक दिन वो खोज ही रही थी कि वो पेड़ से उतरी और उनकी अल्सेशियन कजली ने सामने पड़ गई और सामने आ गई उसके किसके? कुब्जा के। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। कुब्जा तो बहुत ज्यादा दुष्ट थी, उसने क्या किया अपने स्वभाव के अनुसार कजली पर चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली ने 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। अब कजली को गुस्सा आ गया, उसने भी पकड़ के वार किया और उसने उसके 2 दांत कुब्जा के गर्दन पर मार दिए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका और कुब्जा मर गई। परंतु इस 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रवृत्ति की विभिन्नता पर जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व था। मतलब ये 3 पक्षी यानी कि नीलकंठ, राधा और कुब्जा ने उन्हें पक्षियों के बारे में बहुत कुछ समझाया। किसे? महादेवी वर्मा को, कि पक्षियों में भी ये राग द्वेष जैसी चीजें होती हैं। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली थी। मतलब अब वो हमेशा अकेली थी लेकिन प्रतीक्षा करती रहती थी, वो हमेशा नीलकंठ के आने की आस में ही वो अब दुकेली हो गई थी। आषाढ़ में जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका की तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती। और आषाढ़ के मौसम में जब बहुत ज्यादा बादल बरसने लगते तो वो अपनी आवाज ऊंची करके ही नीलकंठ को बुलाया करती थी। मगर नीलकंठ कैसे आ सकता था? वो तो अब था ही नहीं।
तो इस तरीके से हम समझा चुके हैं। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हमें पाठ्य पुस्तिका में पूछे जाते हैं। अब उनके उत्तर हम किस तरीके से देंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे। तो उन्होंने क्या बताया था महादेवी वर्मा जी ने कि जो मोर था उसकी गर्दन नीली सी थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। और नीलकंठ की परछाई थी वो, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था, राधा रखा गया था। तो क्या दिया है, नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया था, यानी कि नीली गर्दन के कारण। वह मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इस कारण उसका नाम राधा रखा गया था। तो ये चीज उन्होंने हमको चैप्टर में बताई थी महादेवी ने, वही हमने यहां पर आपके लिए इसका उत्तर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। तो क्या बताया था, जैसे ही बच्चे वहां पहुंचे थे तो क्या हुआ था, कबूतर गुटरगू करके उसकी परिक्रमा करने लगे थे, कुछ खरगोश बैठ गए थे, कुछ आसपास फुदकने लगे थे, तोते एक आंख बंद करके एक जो है बड़े बारीकी से सारा निरीक्षण कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो घटी थी यही हमको यहाँ पर बतानी है। तो क्या दिया था, दोनों नवागतों ने पहले ही उस घर में रहने वाले लोगों में उस प्रकार कौतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में उत्सुकता और प्रसन्नता होती है। मतलब जैसे नई वधु घर में आती है तो उसके बारे में जानना समझने के लिए सब बड़े उत्सुक रहते हैं ना, तो वैसे ही वो सब जब उस पिंजरे के अंदर गए थे तो सारे पशु पक्षी उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये क्या है, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागनी अलापने लगा था, यानी कि वो जो कबूतर था वो चारों तरफ नाचने लगा था। बड़े खरगोश सब सभासदों के समान क्रम में बैठ गए थे, जो बड़े वाले खरगोश थे वो क्रम में बैठ गए थे सिधाई में और उनका निरीक्षण कर रहे थे, और छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछलकूद मचाने लगे थे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण कर रहे थे, यानी कि एक आंख बंद करके बहुत बारीकी से देख रहे थे कि ये कैसे हैं, क्या है। तो ये हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, यानी कि नीलकंठ क्या क्या करता था जो लेखिका को बड़ी अच्छी लगती थी। एक तो जब वो उनके पास जाता था तो वो नाचने, पंख फैला के नाचने लगता था, उनके हाथों से दाना चुगने वाला, तो वो सब हमें यहाँ पे लिखना है। क्या दिया, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था, वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन लेखिका को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। कौन सी, मेघों के गर्जन के ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय होकर नृत्य करना, यानी कि जैसे ही वर्षा ऋतु के बादल आकर गरजने लगते थे वो अपने पंख को फैलाकर नाचने जो लगता था वो उनको बहुत अच्छा लगता था। लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाते समय उसकी चेष्टाएं हंसी और विस्मय उत्पन्न करती थी। मतलब वो तीखी पैनी चोंच जिससे उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, वही तीखी पैनी चोंच से वो लेखिका की हथेली से दाने चने उठाकर खाता था, और ऐसी कोमलता से उठाता था कि इनको बिल्कुल भी चोट ना आए। तो कभी कभी उसे हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था कि जो पैनी चोंच सांप को मार सकती है वो कितने आश्चर्यचकित ढंग से हथेली से जो है वो दाने भी उठाकर खा सकती है। तो ये चेष्टाएं लेखिका को बड़ी अच्छी लगती थी। इन आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है। तो राधा और नीलकंठ का जो प्यार था, रागनी थी, प्रेम की जो रागनी थी, उसमें बेमेल स्वर थी कुब्जा। किस तरीके से वो आई और किस तरीके से दोनों को अलग कर दिया, और उस वियोग से नीलकंठ मर गया और राधा के दोनों अंडे उसने फोड़ दिए और राधा कितनी दुखित हो गई, ये पूरा वाक्य जो घटा था हमें इसमें वो लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कुब्जा मोरनी के आने के कारण बज उठा था। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली तो बड़े मियां ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया जिसका पांव घायल था। लेखिका उसे 7 रुपए खरीद कर अपने घर ले आई और उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई और उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली ना थी, मतलब उसका नेचर मेल मिलाप, नीलकंठ और राधा का तो था, वो सबसे मेल मिलाप करके रहते थे, लेकिन कुब्जा ऐसी ना थी।
ईर्ष्यालु प्रकृति की होने के कारण वह नीलकंठ और राधा के साथ साथ ना देख पाती थी। मतलब वो ईर्ष्यालु थी तो वो नीलकंठ और राधा को साथ में नहीं देख पाती थी। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को नोच डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। मतलब नीलकंठ के साथ राधा रहे ये कुब्जा को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि कुब्जा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी और जब भी राधा और नीलकंठ को साथ देखती वो राधा को बहुत चोट पहुंचाती थी, बहुत नोच देती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले थे। इसी कोलाहल व राधा की दूरी से नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया और जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण भी बना था। राधा की दूरी और ये सारी कोलाहल, इतना चीख चिल्लाहट झगड़े के कारण नीलकंठ बहुत दुखी हो गया था और अंत में इसी दुख के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई थी। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? क्योंकि बारिश के समय मोर बहुत अधीर हो जाता है। तो नीलकंठ क्या होता था, जो बादल गरजते थे उस समय वो बिल्कुल विचलित सा हो जाता था। ये तो वर्षा ऋतु के समय होता था। वसंत ऋतु के समय क्या होता था, जो मौसम प्रकृति है वो पूरे अपने भरपूर जोर पे होती थी। यानी आम के वृक्षों में मंजरियां निकल आती थी, बौर निकल आते थे, अशोक के नए नए पत्ते खिल जाते थे। तो वो समय क्या होता था, वो सिर्फ पेड़ पौधे और प्रकृति में विचरण करना चाहता था, वो पिंजरे में नहीं रहना चाहता था। तो बिल्कुल उस समय उसको छोड़ के बाहर निकाल देना पड़ता था पिंजरे के। तो क्या था, नीलकंठ को फलों के वृक्षों से अधिक पुष्पित पल्लवित यानी सुगंधित और खिले पत्ते वाले वृक्ष ज्यादा अच्छे लगते। उसे फलों वाले वृक्ष नहीं पसंद थे, जहां पर फूल खिलते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं, वैसे वृक्ष उसे ज्यादा। पल्लवित मतलब, पल्लव क्या होता है, पत्ते। पल्लव, आप पत्तों का पर्यायवाची पढ़ोगे तो वो क्या होगा, पल्लव भी बोला जाएगा, पात, पल्लव। तो यहां पर पल्लवित वृक्ष का मतलब जो पत्तों से भरे हुए यानी घने वृक्ष होते, जरूरी नहीं कि वो फलों के हों। तो उन वृक्षों में रहना उसको बहुत पसंद था। इसीलिए जब बसंत में आम के वृक्ष मंजरियों से लद जाते और अशोक का पेड़ लाल पत्तों से ढक जाता, तो बसंत के समय क्या होता था, आम के वृक्षों में जो है वो बौर आ जाती है। मंजरियों का आना का मतलब क्या होता है, बौर आती है। उन्हीं बौर से तो आगे आम होता है ना, हम लोग आम खाते हैं, तो वो फल आना जिसको बोलते हैं, मंजरियां आ जाती थी। फिर उसके बाद क्या होता था, अशोक में नए नए पत्ते निकलते थे, तो वो लाल लाल पत्ते होते। जब अशोक के पेड़ में नए पत्ते खिलते हैं तो वो लाल रहते हैं। तो वो जब समय होता था तो नीलकंठ जाली घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, असहनीय हो जाता था उसको, तो वो बाहर निकल जाना पड़ता था। तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता था, तब उसे जाली घर के बाहर छोड़ देना पड़ता था। जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो सका? क्यों? कुब्जा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, सभी एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन कुब्जा ऐसी नहीं थी। कुब्जा को एक तो नीलकंठ राधा नहीं पसंद थे, वो क्या कहते हैं, नीलकंठ के साथ रहना चाहिए। नीलकंठ के साथ वो किसी को ही नहीं पसंद करती थी, राधा ही नहीं, कोई भी जीव जंतु उसके पास नहीं आए वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इससे वो हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। तो इस कारण जो है वो बिल्कुल भी जो है वो किसी का साथ पसंद नहीं करती थी। तो वही हमको यहां पर लिखना है। कैसे? जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते थे। खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव उसके जैसा नहीं था। कुब्जा मतलब सारे जीव जंतु एक दूसरे से मिलकर रहते थे, मगर कुब्जा का स्वभाव उन जैसा नहीं था। वह स्वभाव से ईर्ष्यालु होने के कारण हरदम सबसे झगड़ा करती थी और अपनी चोंच से नीलकंठ के पास जाने वाले हर एक पक्षी को नोच डालती थी। मतलब नीलकंठ के पास जरूरी नहीं, राधा, कोई भी जीव जंतु जाए वो तुरंत ही उसको नोच देती थी चोंच से। वह किसी को भी नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी, यहां तक कि उसने इसी ईर्ष्यावश राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे। उसके इसी व्यवहार के कारण वह किसी की भी मित्र नहीं बन पाई थी। अब वो नीलकंठ के पास किसी की नहीं जाती, सबको चोट पहुंचाती। जब सबको चोट पहुंचाएगी तो कोई उसका मित्र नहीं बन पाता था। तो यही कारण था कि कोई भी उसका मित्र नहीं था। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहले नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को कैसे बचाया, पहले हम ये लिखेंगे,
फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन उसी में पूछा गया है कि इसी आधार पे नीलकंठ की स्वभाव की विशेषताएं बताइए। स्वभावगत विशेषताएं मतलब उसका स्वभाव कैसा था, ये विशेषताएं हमें बतानी है। तो पहला क्वेश्चन का हम पहला देखिए, जैसे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में जब 2 या 3 क्वेश्चन मर्ज होते हैं तो ये याद रखिए कि जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है हमें उसी का आंसर देना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये पूछा गया तो हम पहला आंसर इसका देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया पूछा गया है, स्वभाव की विशेषताएं, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले हम वो देना शुरू करेंगे। तो जो पूछा है किस तरह बचाया था, कैसे सांप घुसाया था, उसने जब पकड़ा था खाने के लिए तो आधा खरगोश के बच्चे का मुंह जो शरीर था वो सांप के अंदर था और आधा जो बाहर था, उससे वो चिल्ला रहा था मगर ज्यादा तेज आवाज नहीं थी, लेकिन तब भी नीलकंठ उसे सुन के आता है और क्या करता है, सांप के फन पे अपना पैर रखता है और पीठ पे उसके बाकी शरीर पे इतना वार करता है जिससे वो अधमरा हो जाता है और वो खरगोश के बच्चे को छोड़ देता है और एंड में उसके 2 टुकड़े कर देता है। कौन? नीलकंठ सांप के 2 टुकड़े कर देता है। तो ये सब जो हुआ था ना वो सारा हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन के आंसर देखते हैं क्या है। एक बार एक सांप पशुओं की जाली के घर के भीतर आ गया। जब जीव जंतु इधर उधर भागकर छिप गए, परंतु एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलने के लिए उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया, यानी कि उसको निगलना चाह रहा था तो पिछला हिस्सा क्या किया, उसका मुंह में दबा लिया कि उसको अंदर ले ले। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। वो छोटा सा खरगोश क्या था, दर्द से जो है वो चींची चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने जब क्रंदन सुना तो वह झट से अपने पंखों से समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। जैसे ही उसने उसका रोना सुना क्या हुआ, तुरंत उसने अपने पंख को समेटा और वो कहाँ आ गया, जहां वो खरगोश का बच्चा चिल्ला रहा था। उसने सतर्क होकर सांप के फन को पंजे से दबा दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं फन पे चोट करूंगा तो खरगोश के बच्चे को चोट लग जाएगी। तो उसने तुरंत क्या किया, सांप के पंजे के ऊपर पैर रखा और सांप के फन के ऊपर अपना पंजा रखा और फिर फटाफट उसके बदन पर वार करने लगा और अपनी चोट से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल गया। जैसे अब सांप को चोट लगी तो उसकी पकड़ मुंह की ढीली हो गई और जैसे ही वो ढीली हुई और बच्चा मुंह से निकल गया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचा लिया। बचा तो भाई लिया था और सारी रात उसे अपने पंखों के नीचे भी रखा था, तो वो आप मेंशन करना चाहें तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभरती। तो अब जो ये घटना हुई थी इसमें विशेषताएं, क्या विशेषताएं आ रही हैं, सजगता और सतर्कता, मतलब वो कितना ज्यादा सतर्क था, अटेंशन था कि पिंजरे में क्या हो रहा है। साहसी था, साहसी इसलिए था क्योंकि वो सांप से नहीं डरा। दक्ष और रक्षक, मतलब उसे पता था कि कहां पर चोट करने से खरगोश को चोट लगेगी, इसलिए उसने फन पे चोट नहीं करी। और रक्षक था, वो अपनी ही रक्षा नहीं बाकी पिंजरे के लोगों की भी रक्षा करना जानता था। दयालु था, खरगोश के बच्चे को किस तरीके से उसने प्रोटेक्ट किया था तो इसके दयालु स्वभाव भी पता चलता है। तो कैसे लिखेंगे, सजगता और सतर्कता। जाली घर में ऊंचे झूले पर सोते हुए खरगोश की करुण आवाज सुनकर उसे यह शक हो गया कि कोई प्राणी संकट में है और वह झट से मदद के लिए झूले से नीचे उतर आया। उसे तुरंत समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, तो वो ऊपर सो रहा था लेकिन तब भी झट से नीचे आ गया। साहसी, नीलकंठ साहसी प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड करके अपनी वीरता का परिचय दिया। उसे सांप से तो सभी डरते हैं, लेकिन क्या हुआ, उसने तब अकेले ही लड़ा और सांप के 2 टुकड़े कर दिए। दक्ष और रक्षक, दक्ष रक्षक मतलब खरगोश की मौत के मुंह से बचाकर नीलकंठ ने यह सिद्ध कर दिया कि वह दक्ष रक्षक है, मतलब बहुत ही अच्छा है और उसके रहते किसी प्राणी को कोई भी कष्ट नहीं होगा। दक्ष मतलब बहुत ही अच्छा मतलब जैसे अच्छा रक्षक जिसको बोलते हैं। दयालु, दयालु प्रवृत्ति होने के कारण ही वह खरगोश के बच्चे को सारी रात अपने पंखों में छिपाकर उसे ऊष्मा देता रहा, क्योंकि वो बच्चा घायल हो गया था इसलिए सारी रात छिपा के उसको ऊष्मा गर्मी दे रहा था कि वो अच्छे से सही हो जाए। तो इस तरीके से नीलकंठ के भी प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। ध्यान रखिए कि जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आंसर्स करने में आपको कोई कभी परेशानी नहीं आएगी।
तो हिंदी में जब भी हम कोई आपको चैप्टर समझाते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। नेक्स्ट चैप्टर लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।